वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप कि लास्ट जो भी क्लासेस हुआ था उनमें आपको समझ में आया होगा। एंड मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूँ, लास्ट क्लास में हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कवर कर लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी लगा दिए थे, कुछ रिजल्ट्स हमने डिस्कस कर लिया था। इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद हमें एक छोटा सा कंसेप्ट और इसी में डिस्कस कर देंगे। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट लेक्चर इन लिक्विड सॉल्यूशन। सो मैं आपसे क्या बताऊं कि ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो इसकी बड़ी एक कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बेसिकली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, मैं एक बार थोड़ा सा बोर्ड पे लिखता हूँ। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ऑस्मोसिस। क्या पढ़ना होगा? हमें पढ़ना होगा ऑस्मोसिस, राइट। मैं इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। आप दूध लो, दूध में किशमिश डाल दो रात में, सुबह में देखोगे किशमिश फूल गई, ठीक है। आप अचार बनाते हो तो देखा होगा अचार के अंदर जो मसाले होते हैं बड़ा टेस्टी लगते हैं। भाई आम के अंदर एक पल्प होता है ना, तो उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। आप बादाम को पानी में भिगोते हो वो फूल जाता है, चने को डालते हो वो भी फूल जाता है, प्याज के छिलके को हटाते हो उनमें भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूँ तो ऑस्मोसिस ही ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाता है। मतलब पहले हम ऑस्मोसिस जानेंगे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर जानेंगे। और मैं आपको बड़ी अच्छी सी बात बता दूं, हमें लगता है हमें ऑस्मोसिस से पहले भी कुछ पढ़ लेना चाहिए। मैं उसका नाम लिख देता हूं। बेसिकली उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन इन गैस हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में, जिसको बोलते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। मैं आपको समझाऊं, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़े प्यार से देखना, क्योंकि ये समझ में आ गया ना तो कुछ नहीं है। मैं अभी 2 रिजल्ट लिख देता, ये कंप्लीट है, लेकिन क्वेश्चंस इसमें बने हैं। मैं बात करूं जेई या मैं बात करूं नीट, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। और एक नीट के स्टूडेंट के लिए तो ये बायो में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है। मैंने कहा यहाँ पे मैंने एक झिल्ली लगा दी, अच्छा नहीं लग रहा है, मेम्ब्रेन लगा दिया, है ना। इसके अंदर एक सॉल्यूशन फिल कर दिया, ओके। कंसंट्रेशन C1, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, है ना। कंसंट्रेशन C2। मतलब 2 सॉल्यूशन हैं जिनको हमने इस तरह से एक मेम्ब्रेन से डिवाइड करके दोनों को हमने यूज कर लिया। अब आप समझना, मैं एक कंडीशन लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो बोर्ड की तरफ। मैंने कहा C1 इज ग्रेटर देन C2, मतलब हम कह सकते हैं कि इसका कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा है। तो क्या लिख सकते हैं? अगर मैं सॉल्यूशन 1 की बात करूँ, सॉल्यूशन 1 में सॉल्यूट क्या होगा? मोर। सॉल्वेंट क्या होगा? लेस। भाई इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया ना, तो सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ गया, पहले भी हम जानते हैं। अब मैं बात करूं सॉल्यूशन 2, सॉल्यूट क्या होगा? लेस। सॉल्वेंट क्या होगा? मोर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, समझ में आया? ये बात समझ में आ गई? चलो, अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे की भी बात भी समझ में आ जाएगी। ऐसा क्या है इसमें? क्या है ऐसा इसमें? कुछ नहीं है। मैं बात करूं, बेसिकली इसमें हमें एक चीज़ ये दिखेगा कि इसके पार्टिकल्स इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, और इसके इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इसके इधर जाएंगे।
मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। क्या? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों के मूव करेंगे। लेकिन नेट मूवमेंट कहाँ होगा? नेट मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें नेट मूवमेंट ज़्यादा किधर हो रहा होगा? भाई ये ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ये कम है, तो इधर से इधर जा रहा होगा। क्या? सॉल्वेंट इधर से इधर जा रहा होगा। सॉल्वेंट देखोगे, सॉल्वेंट कहाँ पे ज़्यादा है? सॉल्वेंट यहाँ पे ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट इधर से इधर जा रहा होगा। सॉल्यूट कहाँ ज़्यादा है? सॉल्यूट यहाँ ज़्यादा है, तो सॉल्यूट इधर से इधर जा रहा होगा। फिर से समझो, सॉल्वेंट इसमें ज़्यादा है तो ये इधर जा रहा होगा, इसका कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, देख लो ध्यान से, तो सॉल्वेंट इधर जा रहा होगा। सॉल्यूट इसमें ज़्यादा है तो सॉल्यूट इधर जा रहा होगा। लेकिन अगर मैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट की नेट फ्लो की बात करूं तो नेट फ्लो इधर से इधर दिखेगा और सॉल्वेंट का इधर से इधर दिखेगा। क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इसका सॉल्यूट इधर नहीं आ सकता? आ सकता है भाई, लेकिन कम आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो इसमें हमने मेम्ब्रेन यूज की है, दिस membrane allow flow of both solvent and solute, राइट ना? इसीलिए इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। मीन्स डिफ्यूजन में सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों फ्लो कर सकते हैं। डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों फ्लो कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना? मतलब डिफ्यूजन एक तरह का इंटरमिक्सिंग है। दो लिक्विड का केस लिया है, डिफ्यूज हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में सेम तरह का कंटेनर लिया, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा दिया, इसको बोलते हैं SPM, पूरा नाम सेमी आधा परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल, परमिएबल का परमिशन, सेमी का मतलब आधा, मेम्ब्रेन मतलब ऐसी झिल्ली जो आधी अधूरी परमिशन दे। मतलब 20 लोग गए, सिर्फ 10 लोगों को जाना अलाउ है, आधा अधूरा हो गया। मतलब मैं आपको बताऊं, SPM थोड़ा सा एक स्पेशल मेम्ब्रेन है। क्या है? एक स्पेशल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे C1, यहाँ पे C2। मैंने कहा C1 ग्रेटर देन C2, फिर से पूरी कहानी वही होगी, बट एक डिफरेंस होगा। ध्यान से सुनो, एक डिफरेंस होगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज ए स्पेशल टाइप मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। मीन्स ये सिर्फ अलाउ करता है, अलाउ द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट क्या पार्टिकल्स। फटाफट नोट करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखना मैं कहूँ यहाँ पे C1 ग्रेटर देन C2, यहाँ पे सॉल्वेंट लेस, यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा, तो सॉल्वेंट यहाँ से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा। सॉल्वेंट हो सकता है इधर से इधर भी जा रहा हो, इधर से इधर भी जा रहा होगा, बट किधर से ज़्यादा आ रहा होगा? भाई यहाँ से ज़्यादा इधर आ रहा होगा। नेट फ्लो ज़्यादा किधर से होगा? फ्रॉम C2 टू C1, बिकॉज C2 का कंसंट्रेशन C1 से कम है। C2 का कंसंट्रेशन C1 से कम है, मीन्स C2 साइड में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है? ज़्यादा है। सॉल्वेंट अगर ज़्यादा है तो कम की तरफ मूव करेगा, मतलब C1 की तरफ जाएगा। नेट मूवमेंट आई रिपीट वंस अगेन, नेट मूवमेंट अगर इसमें पूछेगा तो C2 से C1 की तरफ होगा। लेकिन अगर मूवमेंट की बात करें तो बोथ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम C1 एंड C2 साइड कैन मूव, रिमेन अगेन, कि दोनों पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। ये आपको आना चाहिए। नोट करिए, फटाफट आगे बढ़ता हूँ, नोट करिए इसको।
नोट करते रहो उस टाइम पे। चलो अब मैं बात करूं तो SPM की मैं बात कर लेता हूं। लिखोगे स्पेशल टाइप ऑफ membrane which allow only movement of solvent particles। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो कुछ सिंथेटिक मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सम सिंथेटिक, अगर मैं मेम्ब्रेन की बात करूं तो सम सिंथेटिक मेम्ब्रेन में कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2Fe(CN6), ठीक है, या कैल्शियम फॉस्फेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कुछ नेचुरल मेम्ब्रेन की मैं बात करूं तो आप एनिमल मेम्ब्रेन भी ले सकते हो। जानवरों की खाल एक मेम्ब्रेन की तरह से काम करता है। इसके अलावा आप ले सकते हो जो हमारे लिए प्याज है उसकी झिल्ली, नींबू की झिल्ली आप ले सकते हो। इसके अलावा जो एग होते हैं ना, उनके ऊपर देखो, जब कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर हटा के उसके अंदर एक लेयर बनी होती है झिल्ली जिसको बोलते हैं, वो भी एक तरह का मेम्ब्रेन है। फोड़ दो तो उसमें से प्रोटीन्स बाहर निकलने लगता है। सेल मेम्ब्रेन भी होता है, बॉडी में सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन बना होता है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं किसके? नेचुरल मेम्ब्रेन के। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम इसमें एनिमल मेम्ब्रेन की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? एनिमल मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जिसको सेल, और हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये तो रहा SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि अलाउ करता है, एक स्पेशल तरह का मेम्ब्रेन है जो अलाउ करता है सॉल्वेंट पार्टिकल के मूवमेंट का। इसके एग्जांपल्स कुछ हम लोगों ने नोट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्या आगे बढ़ना है? अब आपसे पूछेगा ऑस्मोसिस। मैं आपसे बताता हूँ बेटा, ऑस्मोसिस आसमान से आने वाला नहीं, ओस नहीं, ऑस्मोसिस। अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूं तो इसको बोलते हैं, मैं पहले लिख देता हूं, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट particles from lower concentration of solution to higher concentration of solution, है ना? नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। आपको मालूम है नेट ही देखते हैं, जो ऑस्मोसिस होता है वो नेट में देखते हैं। भाई फिर से मैं रिपीट कर दूं, एग्जाम्पल फिर से हम लोग रिपीट कर लें। यही तो हमने एग्जाम्पल लिया था, छोटा बना देते हैं कंटेनर। ये हमारा सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, ये हमारा लिक्विड है, ये हमारे इधर लिक्विड है, ये हमारा मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ये हमारा क्या है C1, ये हमारा क्या है C2। तो हम कह सकते हैं कि हायर कंसंट्रेशन इधर है, लोअर कंसंट्रेशन इधर है, तो नेट हमें इधर ही दिखेगा। नेट हमेशा इधर ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार भाई? दो बातें हैं, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन मोर
कंसंट्रेशन सॉरी बेटा लेस और नंबर ऑफ सॉल्वेंट मोर। हम दो बात कह सकते हैं। पहली बात बोला फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन और करके हम इसमें लिख सकते हैं फ्रॉम हायर concentration of solvent to lower concentration of solvent। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, बातों का मतलब एक ही है। आप देख लो बोर्ड की तरफ, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। फटाफट बोर्ड की तरफ देखिए, कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। कुछ आ रहा है समझ में? हैं? आ रहा है तो नोट करो, आ रहा है तो नोट करो। अब हमें पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्लियर हुआ? बोल दो, ऑस्मोसिस क्लियर हुआ ना? नोट करिए इसको फटाफट। चलो अब मैं इधर रफ करता हूँ, चलो कर देता हूँ रफ। इधर रफ करते हैं हम लोग। क्या रफ करना है? थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ा ध्यान दोगे, ज़्यादा भी दे सकते हो ध्यान, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा ऑस्मोटिक, हम लोग प्रेशर की बात करें। किसकी बात करें? ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें। समझते हैं। हमने कहा कि ये हमारे लिए एक कंटेनर है, इसको हमने नाम दिया है, एक फनेल है। यहाँ पे फनेल का एक वो है, यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन है अंदर, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना? अब मेरी बात समझना। और इसमें भी एक लिक्विड हमने भरा है। ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है। तो मैं अगर आपसे कहूँ, यहाँ देखोगे, मैं आपसे कहूँ कि जो C2 है ग्रेटर देन C1 की मैं बात करूँ, ठीक है ना? और यहाँ पे हमने इसके बॉटम को काट के हमने यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा दिया। क्या? SPM। तो अब देख लेना कंसंट्रेशन किसका जाता है, इसका, मतलब लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। देखो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से, मतलब C1 से C2 की तरफ मूवमेंट होगा, नेट की नहीं होगा। बोलो, मूवमेंट अगर नेट यहाँ पे ज़्यादा होगा तो इसमें हाइट बनने लगेगी सॉल्यूशन की। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? सपोज ये हाइट S तक आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे एक शुरुआत में अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है? लेकिन धीरे धीरे जब SPM के थ्रू इधर से लिक्विड इधर जाएगा ना, देखो C2 का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो C1 से C2 की तरफ जाएगा तो धीरे धीरे हमको एक लेवल मिलने लगेगा इधर लिक्विड का। उस लेवल के हेड सपोज H हो गया, तो यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा, मैं उस प्रेशर की बात करूँ, यहाँ जो प्रेशर डेवलप होगा उसको पाई से रिप्रेजेंट किया, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या बेटा? बोलो, HGD। मतलब D को हमने डेंसिटी कहा है, और करके इसको रो ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। सो सम पाई विल बी इक्वल टू रो G एंड H। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तब एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया। क्या बोलेंगे उसको बेटा? पाई इज इक्वल टू रो G H। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो फटाफट। क्लियर हो गया?
अब मैं कुछ एग्जांपल्स तुमको समझा देता हूँ, तुम परेशान नहीं हो बिल्कुल। तो आप परेशान हो रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। आप कई एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हमने कहा कि ऐसे हम लोग देख लें, हमने कहा एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं क्या बेटा, किशमिश का एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक कंटेनर में, अगर मैंने कहा कि हमने मिल्क ले लिया है, हमने क्या लिया, मिल्क लिया, और इसके अंदर किशमिश का एक टुकड़ा हमने डाल दिया, तो आपको मालूम है कि इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, मोर होगा, और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लेस होगा। तो लेस कंसंट्रेशन की तरफ से मोर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे, मतलब मिल्क इधर जाएगा, और मिल्क जाएगा अगर यहाँ पे, तो ये धीरे धीरे साइज इसका ये था, बट ये फूल के कुछ इस साइज का हो जाएगा। तो आप देखोगे कि सुबह में आप देखा क्या कि जो किशमिश है उसका साइज क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। और दूध की अगर मैं बात करूं तो दूध के अंदर भी कुछ किशमिश का फ्लेवर आने लगा, मतलब थोड़ा बहुत वहाँ से भी इसमें आएगा। क्यों भाई, किशमिश का जो ऊपर का जो लेयर है वो एसपीएम की तरह से काम करता है, किशमिश फूल गई। मैं बात करता हूँ अचार का, विचार में बता दूं आपको, जो अचार बनाते हैं, पिकल्स हम बनाते हैं, तो आम होता है, आम को हम सिरके में डाल देते हैं, एसिटिक एसिड होता है, विनेगर जिसको बोलते हैं, इसमें हमने आम को डाल दिया, आम धीरे 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 फूल जाता है, फूलने के साथ साथ इसमें आम के जो पल्प हैं वो भी मिक्स होने लगते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है। और मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। आपको मैंने कहा कि एक हमारे पास सेल है, सेल मेम्ब्रेन ले लिया। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली, अगर हमने कहा इस मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारा मेम्ब्रेन है इसका कंसंट्रेशन 0.9 मोलर है, और इसको हम लोगों ने एक ऐसे सॉल्यूशन में डाला जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो लोअर से हायर की तरफ जाएगा। बोलो, लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ जाएगा, तो यहाँ से सॉल्वेंट का क्या होगा, फ्लो होगा, तो ये धीरे धीरे श्रिंक करने लगेगी। सपोज इसको, इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोगों ने इसमें 0.7 मोलर के सॉल्यूशन में डाल दिया, तो 0.7 मोलर में जैसे डालोगे तो यहाँ से इधर को जाने लगेगा, मतलब ये मेम्ब्रेन फूल जाएगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑस्मोसिस के। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया, यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल पढ़ा, एक केस हमारे लिए ये आ गया। ये इतने सारे हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, फटाफट नोट करिए। नोट करिए। नोट करो बेटा, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आने चाहिए, एग्जाम्पल्स आपको समझ में आने चाहिए। इसको नोट कर लिया। चलो, अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में हमने इस तरह का एक सिस्टम ले लिया, यूट्यूब सिस्टम ले लिया इस तरह से, और यहाँ पे एक लिक्विड है, यहाँ पे एक लिक्विड है, यहाँ पे हमने एक एसपीएम लगा दिया, यहाँ कंसंट्रेशन C1, यहाँ कंसंट्रेशन C2, C1 ग्रेटर देन C2। C1 अगर C2 से बड़ा है तो नेट फ्लो लोअर से हायर की तरफ होगा, मतलब इधर को होगा, इधर को होगा, इधर को होगा। तो धीरे धीरे यहाँ पे हाइट बढ़ेगी, धीरे धीरे यहाँ पे हाइट बढ़ेगी, और डेंसिटी हमें पता है, तो फिर से सम प्रेशर पाई इजकल टू ρgh, यहाँ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
बोलिए क्लियर हो गया? इसको भी नोट करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं कुछ केस की बात करूं, तो बेसिकली हम कह सकते हैं, इसके डेफिनेशन की बात करूं, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको बोलते हैं, लिखोगे एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप, या एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाइड टू solution of higher concentration to stop the osmosis is called osmotic pressure, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इधर देखोगे ध्यान से, इसका जो हमने ये विचार लिखा है उसको समझ लेते हैं। ये हमारा कंटेनर था जिसको हमने SPM से डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमारे पास है, यहाँ पे एक तरह का सॉल्यूशन है, C1 है, C2 है। सपोज C1 ग्रेटर देन C2, तो C2 से C1 की तरफ मूवमेंट होगा। अब इसको रोकना है टू प्रिवेंट, अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूं, तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हमको इस साइड क्या करना होगा बेटा? एक प्रेशर लगाना होगा जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। अब मैं तुमको बता दूं, अगर इधर से प्रेशर लगाओगे तो यार एक बात समझना, सॉल्वेंट तो इससे पास हो जाएगा बट सॉल्यूट पास नहीं होगा। मतलब जो हम प्रेशर लगाते हैं हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ, वो इसीलिए लगाते हैं कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हों यहाँ आके एक लेयर बनाते हैं और इधर से सॉल्वेंट आना बंद हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोले क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए हम कहते हैं एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाइड टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये हमारा एक्सपेरिमेंट रहा, इसका समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, फटाफट नोट करिए, नोट करते रहिए। इसमें कोई भाई कॉपी में नोट होना चाहिए सारी चीज़ें। ये आपके लिए अभी नहीं, इस समय तो आप सॉल्यूशन में बिल्कुल इतने स्ट्रांग हो कि कोई भी एग्ज़ाम आपसे ले लिया जाए, JEE एडवांस या कुछ भी आपसे पूछ दिया जाए, आप आंसर दे दोगे। बट मैं बात करूँगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी की, जिस समय आप इसको पढ़े कम से कम 5 से 6 महीने हुए होंगे, तब आपके दिमाग में इसके धुंधले इमेज दिखते हैं जिसकी वजह से आप आंसर नहीं दे पाते हो। तो उस टाइम पे आपके पास अपना खुद का नोट्स होना चाहिए फॉर योर रिवीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा प्रॉपर नोट्स बनाओ। विदाउट नोट्स केमिस्ट्री इज़ नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? नोट करो इसको फटाफट। आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ना है हम लोग को। क्या हमें आगे बढ़ना है? अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, क्या है? हमने कहा एक हमारा कंटेनर है जिसमें एक तरफ सॉल्यूशन है और एक तरफ सॉल्वेंट है। यहाँ पे SPM लगा है, तो इसका जो प्रेशर होगा
पाई इजकल टू CRT, जहाँ पे C है मोलैरिटी और मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और मैं बात करूं अगर T की, तो T है टेम्परेचर। क्या है बेटा? T हमारा टेम्परेचर है, जिसको हम केल्विन में लेंगे। ठीक है भाई, PV इजकल टू NRT से हम निकाल सकते हैं, PV इजकल टू NRT होता है, तो यहाँ से P इजकल टू N/V RT, N/V को हम C लिख सकते हैं, मतलब P इजकल टू CRT। इस प्रेशर को पाई नाम दिया, तो पाई इजकल टू CRT। इस बात को आप समझ लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बेटा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक तरफ सॉल्यूशन, एक तरफ सॉल्वेंट है, एक तरफ सॉल्वेंट है बेटा, पूरा स्पेलिंग गलत था। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्रेशर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, एक केस और बनाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, इम्पॉर्टेंट। हम लोग केस की बात करें, हमने कहा इस तरह से हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम में हमने यहाँ पे एक SPM लगा दिया। क्या लगा दिया? एक SPM लगाया। इसका कंसंट्रेशन C1, इसका कंसंट्रेशन C2 है। दो सॉल्यूशन है। इसको मान लो हायर मान लिया, तो यहाँ पे जो पाई होगा वो C1 - C2 RT होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों के कंसंट्रेशन के डिफरेंस C1 - C2 RT होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको भी SPM ही बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये केसेस थे जिसमें हम लोगों ने इसको निकालना सीखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारी बातें हमने करी, इसको नोट करोगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नोट करिए फटाफट। ठीक है, क्वेश्चंस करें अब लोग। देखो, सारे केसेस हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस किए। अब हम क्वेश्चन की बारी हमारी है। क्वेश्चन तुम देखोगे बोर्ड की तरफ सभी लोग। 4 क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस के लिए लिए हैं। मतलब हर तरह के क्वेश्चंस इसमें कवर हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, उसके लिए छोटा सा एक थ्योरी हमें पढ़नी होगी। अब देखोगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर एट कितना बेटा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, क्वेश्चन आपके सामने है। मैं बताऊं आपको, एक अच्छा तरीका बता रहा हूं। देखो 4 क्वेश्चन है आपके पास सामने बोर्ड पे, आपको वीडियो दिख रहा है, पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो कॉपी में एंड सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करने के बाद मेरे सॉल्यूशन से चेक करो। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड जिससे आप अपने जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, परसेंटेज W/V आपको मेंशन है कितना 5%। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं अगर बात करूँ पाई इजकल टू CRT होता है, जहाँ पे C मोलैरिटी होती है। तो C की अगर मैं बात करूँ, मोलैरिटी की बात करूँ, तो ये होता है परसेंटेज W/V × 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास। क्लियर हुआ? ये कितना होगा 5 × 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास। किसका पूछा गया है ना, केन शुगर है 342 इसका मोलर मास। अब अगर मैं पाई की बात करूं तो ये होगा C, दैट इज़ 5 × 10 50 342 इंटू, आप देखो R की वैल्यू 0.0821, मैं लिख देता हूं R की वैल्यू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन मोल होगा। बस में आ रही कि नहीं आ रही?
इसको हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है। आर की वैल्यू सारी हमने इन्फॉर्मेशन हमें पास होती है। आर की वैल्यू 2 भी होता है, जिसको बोलते हैं कैलोरी पर केल्विन मोल। आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन मोल भी होता है। आर की वैल्यू बहुत सारे होते हैं, एक और वैल्यू होता है, खैर इसको हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए आर की इतनी वैल्यू हमने दिया है। अब आर की हम वैल्यू ये यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया। अब यहाँ पे टी केल्विन मिलेंगे, 15 डिग्री की बात किया गया ना, तो 273 प्लस 15 कर लें, मीन्स यहाँ से 50 डिवाइडेड बाई 342 इंटू 0.08 ले लो, इंटू इसको कितना करेंगे 288 होगा कि नहीं होगा, मतलब ये हो जाएगा 288। सॉल्व करोगे यहाँ से हमें प्रेशर मिल जाएगा। किस में मिलेगा? एटीएम में मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? एटीएम में मिलेगा। ठीक है, बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देख लो सभी लोग। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना बेटा? देखिए बोर्ड की तरफ सब लोग। इसकी यूनिट किस में होगी? एटीएम होगी। इस बात का भी ध्यान देंगे क्योंकि आर की यूनिट लीटर एटीएम पर केल्विन मोल में लिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए। इन सेकेंड क्वेश्चन दिया है अ ग्लूकोज सोल्यूशन हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर 2.46 atm एट 300 केल्विन, देन व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ बेसिकली आपसे स्ट्रेंथ पूछा है, स्ट्रेंथ पूछा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? स्ट्रेंथ का मतलब आपको मालूम होगा, स्ट्रेंथ होता है वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये होता है। तो स्ट्रेंथ को और मोलैरिटी को हमने रिलेट करना बताया था। आप पीछे के लेक्चर से रिवाइज कर सकते हो कि स्ट्रेंथ और मोलैरिटी को हमने रिवीजन करना आपको बता दिया था। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब स्ट्रेंथ इंटू मोलर मास अगर हम कर देते हैं, स्ट्रेंथ इंटू मोलर मास अगर हम कर देते हैं तो मोलरिटी के बराबर हो जाता है। उसको चेक कर लेंगे। फिलहाल अगर मैं पाई इजकल टू CRT हम यूज करें तो आप देखोगे ग्लूकोज है ना, अब ग्लूकोज के लिए हम लोग पाई इजकल टू, मैं सब जगह आई और ऐड कर देता हूँ भाई, आई लगा देते हैं इसमें, क्या होगा ICRT। इसको हमने डिस्कस नहीं किया था, आई भी लग जाएगा। ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू 1, यूरिया के लिए आई की वैल्यू 1, शुगर के लिए आई की वैल्यू 1, मतलब जो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए आई की वैल्यू पहले से हमें मालूम है कि 1 होता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से पाई इजकल टू, हमें पाई की वैल्यू दिया है, इसमें कितना दिया है बेटा 2.46 atm, C इंटू आर की वैल्यू 0.08, टी की वैल्यू 300, तो यहाँ से हम C विल बी इक्वल टू 2.46 डिवाइडेड बाई 0.08 इंटू 300 से हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? C देखोगे, अगर यहाँ से हम C निकाल लिया हम लोगों ने, C मीन्स हमें मोलैरिटी मिल गई। तो मैं इधर रफ कर रहा हूँ भाई, क्वेश्चन साइड में रफ कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर लिया है। तो अगर हमें मोलैरिटी मिल गया तो मोलैरिटी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। स्ट्रेंथ होता है वेट अपान वॉल्यूम इन लीटर, एंड मोलैरिटी होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे 1000 करके इसको हम ml भी लिख सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वेट अपन वॉल्यूम इंटू 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। तो स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू क्या? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास। मतलब मोलरिटी हमारे पास है 2.46 डिवाइडेड बाई 0.08 इंटू 300, और मोलर मास हमने क्या यूज किया था भाई? ग्लूकोज यूज किया था 180। यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? स्ट्रेंथ। क्या मिलेगा बेटा? स्ट्रेंथ। और इसकी यूनिट होगी, बोलो, इसकी यूनिट होगी ग्राम पर लीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फटाफट नोट करिए, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इधर सॉल्व कर दिया।
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, ठीक है। बोलिए, सेकेंड के बाद हम लोग थर्ड की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करना है मैं इसको बताऊंगा। हालांकि आप कर सकते हो, ठीक है, आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे कर सकते हो मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। जस्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.5 मोलर K4FeCN6 सॉल्यूशन विच इज आयोनाइज 75% एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आई का भी कंसेप्ट आ गया है, मीन्स हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड हम कह सकते हैं कि पाई इजकल टू ICRT हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। आई की वैल्यू हम लोग इसके लिए कितना लिख सकते हैं भाई, I K4FeCN6 है जो कि 4 टाइम्स K प्लस FeCN6 4 माइनस में जाएगा। यहाँ से हम लोग I विल बी इक्वल टू 1 प्लस n-1 टाइम अल्फ़ा फॉर्मूला यूज़ करें तो I विल बी 1 प्लस n की वैल्यू 4 + 1 5 - 1 इंटू अल्फ़ा 0.75, मतलब I विल बी इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 0.75। बात सुन रही कि नहीं आ रही? मतलब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, I विल बी इक्वल टू 1 प्लस 4 5 = 20 0 कैरी 2, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं भाई, ठीक है। मतलब I की वैल्यू यहाँ से 4 आ गया। I की वैल्यू जैसे मिला पुट करो, I विल बी इक्वल पाई इजकल टू I4, C की वैल्यू मोलरिटी दिया है 0.5 इंटू R 0.082 इंटू T आपको दिया है कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 298 इतना होगा हमारा क्या ATM में, क्या होगा बेटा, इतना ATM होगा। इसको सॉल्व करोगे एंड यू विल फाइंड योर आंसर, डोंट प्रॉब्लम। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की नहीं है बात, आप इस क्वेश्चन को देखोगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, है ना। क्या इसमें आगे बढ़ना है, मैं इसको रिपीट करने जा रहा हूँ, क्या हमें आगे बढ़ना है देखोगे। मैं इसको बात करूँ तो ये ATM कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ATM कहलाएगा, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर 4 को, आपको बताइए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या आपके पास थीम है, कैसे आप कर सकते हो, तो व्हाट विल बी योर आंसर, टेल मी। आपसे पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.3% W/V सॉल्यूशन ऑफ KCN एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इतना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। क्या पूछा है आपको, अल्फ़ा की वैल्यू पूछा है। अब अल्फ़ा से आपको I याद आएगा, I से हमें अल्फ़ा मिलेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर देता हूँ बेटा। देखो देखो पाई इजकल टू ICRT एंड I विल बी इक्वल टू पाई अपान CRT लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू हमें दिया है 2.21.6 ATM डिवाइडेड बाई C हम निकाल सकते हैं क्या, 3.75 डिवाइड इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ KCN कितना होगा बेटा, पोटेशियम 39 प्लस 12 प्लस कितना 14, ये देखोगे 4 प्लस 2 कितना 6, 4 + 2 6 प्लस 9 कितना 15 कैरी 1 2 + 3 2 4 + 2 6 प्लस 9 15 1 1 2 + 3 + 3 6 65 होगा। क्लियर हो गया। अब पाई की वैल्यू हम लोगों ने, अगर मैं यहाँ से पूछूं तो पाई इजकल टू
सी की वैल्यू इतना हो गया, आर की वैल्यू 0.082 और टी की वैल्यू देखोगे आपसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछ रहा है, मतलब 300 केल्विन। यहाँ से आपको आई की वैल्यू मिल गया कि नहीं मिल गया, और ये आई विल बी इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस अल्फ़ा n-1 इन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से आई की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, ये आई की वैल्यू ये निकल गया ना, ये देखो आई की वैल्यू निकल गया। अब सिर्फ आपको एक बात होगा के सी एन के प्लस सी एन माइनस में टूटता है। तो यहाँ से आई की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो 1 प्लस अल्फ़ा हमें नहीं मालूम है, एन की वैल्यू 2 - 1। आई आपको यहाँ से मिल गया, आई आपको यहाँ से मिल गया। इक्वेट कराते हैं 21.6 डिवाइडेड बाई 3.75 इंटू 10 मतलब 37.5 डिवाइडेड बाई 65 इंटू यहाँ लिखोगे 0.08 इंटू 300 विल बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा टाइम्स 2 - 1 1। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करो अल्फ़ा के लिए, वही हमारा क्या होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको नोट करो, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना? बोलिए भाई, चलें। चलो रफ करें इसको, चलो रफ करते हैं। अब हम बात करते हैं, अब मैं अगर बात करूं तो क्या हमें देखना है, थोड़ा सा ध्यान दोगे। ऑन बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं, ऑन बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो एक होता है हाइपर टोनिक सॉल्यूशन, एक हाइपरटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब ऑन बेसिस ऑफ क्या बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन मेनली यही होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कितने होते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या इसी को बोलते हैं आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब ऑन बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर solution mainly classified in 3 category: hypertonic solution, hypotonic solution and isotonic solution। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब जब दो सॉल्यूशन को कंपेयर करें उनके ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो हम बोलते हैं सॉल्यूशन विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, इज कॉल्ड क्या बेटा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक क्या होगा, हाइपोटोनिक क्या होगा? सॉल्यूशन विथ क्या बेटा? लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना?
दो बात समझ में आ गई। तीसरा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है भाई। क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी इसको समझेंगे। देखोगे आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। टू सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस ऐसे लिखोगे, सॉल्यूशंस विच हैव सेम osmotic pressure is called isotonic solution। ठीक है, मतलब मैंने कहा ये दो सॉल्यूशन है, मैंने कहा ये दो सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमने SPM लगा दिया, इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है। तो अगर हम यहाँ से सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 इसके लिए अगर हम निकालें तो सम पाई 1 इजकल टू C1 RT, इसके लिए निकालें तो सम पाई 2 इजकल टू C2 RT। फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, for isotonic solution we can say pi 1 is equal to pi 2। क्या कह सकते हैं, pi 1 is equal to pi 2 means C1 RT will be equal to C2 RT, RT से RT cancel, C1 is equal to C2। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर होते हैं, दो सॉल्यूशन अगर आइसोटोनिक होते हैं तो दे हैव सेम क्या बेटा, मोलर कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको नोट करोगे, फटाफट इसको नोट करिए। तब तक हम लोग थोड़ी सी रिफिलिंग करते हैं भाई। फटाफट तुम लोग अपना काम करो, तब तक मैं अपना काम करता हूँ। नोट कर लिया, चलो बढ़े आगे। अब हम बात करते हैं क्या, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये नोट कर लिया ना बेटा, क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ, पहले इस पर लिख रहा हूँ, सब लोग देखोगे। मैं क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर देता हूँ, फिर आप लोग देखोगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, यहाँ पे लिख रहा हूँ अ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर is isotonic with 0.877% solution of urea, calculate the molecular mass of urea, calculate the molecular mass of urea if molecular mass of cane sugar is 342। क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
कैसे करोगे इसको, एक बार आप खुद से चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो। नोट करिए सभी लोग, क्वेश्चन को नोट करिए, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो। चलिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बोलो। आइसोटोनिक है ना, देखो अगर इसकी मैं बात करूं केन शुगर सॉल्यूशन की, तो 5% का मतलब यहाँ से मोलारिटी निकालो, मोलारिटी 1 निकालो, ये क्या होगा 5 × 10 डिवाइडेड बाई 342 मोलारिटी है, देख लो यार। अरे मोलारिटी परसेंटेज डब्ल्यू बाई तुमको ये भी दिया है 5%, तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी × 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास, मोलारिटी हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब दूसरा M2 की मैं बात करूँ तो कितना होगा 0.877 × 10 डिवाइडेड बाई MWT। अब फॉर हम लिख सकते हैं फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन M1 = M2 मीन्स यहाँ से 5 × 10 डिवाइडेड बाई 342 विल बी इक्वल टू 0.877 × 10 डिवाइडेड बाई MWT। यहाँ से MWT मॉलिक्यूलर मास किसका, यूरिया की मैं बात करूँ, ये होगा 0.877 × 10 × 342 डिवाइडेड बाई 5 × 10। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करोगे आपको यूरिया का मास दिख जाएगा। नोट करिए फटाफट इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के कंसेप्ट को कई जगहों पे यूज करेगा, हम लोग करेंगे आगे, आपको सीट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। बोलो कवर करें इसको आगे। चलिए एक लास्ट टॉपिक इसका पढ़ना है जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। आरओ आपने सुना होगा भाई, पानी जब प्यूरिफाई करते हैं, सुना है ना, हेमा मालिनी आप ऐड करती हैं भाई, कैंट आरओ का ऐड करती हैं, देखा है, ठीक है, हेमा मालिनी से याद रखना। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, थोड़ा उसकी भी बात कर लेते हैं। घरों में पानियों की बड़ी समस्या होती है, ठीक है, गंदा पानी पी के लोग अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं, पेट खराब करते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग को पढ़ना है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस कुछ नहीं, मैं रिवर्स ऑस्मोसिस की बात किया। कंटेनर बुलाओ भैया को, कौन भैया, SPM भैया को बुलाओ, आ गए। ये C1 ये C2, क्लियर हुआ। हमने कहा C1 > C2, क्या होना चाहिए, C1 > C2 मतलब C2 से C1 की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होना चाहिए, सॉल्वेंट का मूवमेंट होना चाहिए, सॉल्वेंट का मूवमेंट होना चाहिए। यहाँ पे एक हम क्या यूज करते हैं, पाई, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ये पाई है। सपोज हमने एक P अप्लाई किया, एक P अप्लाई किया जिसमें P > पाई, P > पाई है, तो क्या होगा भाई, तो एक्सटर्नल प्रेशर, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन क्या बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस केस में बेसिकली हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन
क्या हो जाता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होने लगता है, इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको नोट करोगे फटाफट, एक छोटा सा टॉपिक है, आप ऐसे याद रखना, लिखोगे व्हेन external pressure when external pressure is greater than osmotic pressure, then solvent particles moves from higher concentration of solution to lower concentration of solution. This phenomena is called reverse osmosis, RO. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, है ना। बोलिए भाई, कंप्लीट हो गया? ठीक है, आज का सेशन भी कंप्लीट करते हैं, है ना। आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, कंप्लीट हुआ हमारा टॉपिक, कंप्लीट हुआ चैप्टर। ठीक है, आगे बढ़ें, ठीक है ना। इसको नोट करिएगा सभी लोग। चलो बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।